आइए 8 क्लास के पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। क्या आप लोग 8 क्लास के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं? आप जैसा कि आवाज सुन पा रहे हैं, पूरा का पूरा 8 क्लास बैठा हुआ है और 8 क्लास में साइंस हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इस साइंस में मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी पूरी जो किताब होती है, वह किताब जो होती है एक ही में फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और बायोलॉजी भी होता है। लेकिन हम पहले छांट देंगे इस चीज को। इसमें आप 8 क्लास के जितने भी आप लोग बच्चे बैठे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि कुल मिला जुला करके आपको 18 लेसन पढ़ने हैं। कितना लेसन पढ़ना है? 18 लेसन। सबसे पहला लेसन यही है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन देखिए क्लास 8 विज्ञान लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर के आए हैं? विज्ञान। और विज्ञान में पहला ही चीज है फसल उत्पादन प्रबंधन। इसीलिए देखिएगा हम यहां पर एक बात लिखे हैं, अच्छी उपज हमारा लक्ष्य है कि नहीं। तो इसको लिखने के पीछे यही है कि आज पूरा हम लोग किसानी पढ़ेंगे। और चूंकि बहुत अकबका करके नहीं पढ़ना है, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे। कोई अकबकाहट नहीं है। अभी तो 8 क्लास का शुरुआती दौर है। तो जो भी बच्चे 8 क्लास में पढ़ने वाले हैं, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप सीधा सीधी बिट्टू सर के कोचिंग से जुड़ जाइए। बिट्टू सर यानी कि ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर से जुड़िए। सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब और सबसे अच्छा से समझाएंगे। और ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, कम से कम 2000 से ऊपर मेरा पढ़ाई का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मेरे नाम से डाला हुआ है। आप उसमें कोई भी चैप्टर उठाइए और देखिए, मजा ना आ जाए तब हमको कहिए कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, है कि नहीं। तो आप यकीन कीजिए कि 8वां क्लास को भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं। तो जुड़िएगा कि नहीं जुड़िएगा? तो एकदम जुड़िए, लाजवाब ढंग से जुड़िए, सारे लोग जुड़िए। और आप लोग भी जो भी बच्चा हैं, आसपास के सारे लोगों को कहिए कि बिट्टू सर से जुड़िए। और बहुत बेहतरीन, चूंकि 8, 9, 10, 11, 12 यही 5 क्लास 8, 9, 10, 11, 12 पूरा दुनिया को मुट्ठी में करना है। तो जबरदस्त होना चाहिए। और जबरदस्त पढ़ाई के लिए अकेला यहाँ पर हम खड़े हैं। तो आइए ना, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास 8 का, है कि नहीं। हाँ, जोर से बजा सकते हैं। बस 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 बस। अब देखिए ध्यान से आगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई को शुरू कर देते हैं। और पढ़ाई को शुरू करते हैं यहां से। आ गया? आ गया? वो वाला बल्ब बुता दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, खूब सुंदर ढंग से शुरू करते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब तरीके से शुरू करते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सबसे बेहतरीन पढ़ाएं, सबसे बढ़िया पढ़ाएं। तो उस बेहतरीन की पढ़ाई करने के लिए आप सभी बच्चों को थोड़ा सा ध्यान हम लोगों के ऊपर रखना होगा, ताकि आप गड़बड़ाए नहीं, आप बहुत अच्छे से सारे चीजों को समझे बुझे। थोड़ा सा इससे मोड़ देते हैं इसको, जरा सा इधर ज्यादा कट रहा है। चलिए अब हो गया, सही है। चलिए रेडी हो गया ना। तो आइए हम लोग अब साइंस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? साइंस। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो हम लोग सीखते हैं यहां से फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला चैप्टर का नाम है यही, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्लास 8 का है, क्लास 8 का है। तो क्लास 8 में पहला चैप्टर। सबसे पहले हम इस बात की जानकारी को प्राप्त करने से पहले हम कुछ बातें को बताना चाहते हैं। आप जब जैसे ही 8 क्लास के भारती भवन का साइंस खोलिएगा, आपको 18 चैप्टर मिल जाएंगे। कितना चैप्टर मिल जाएंगे? 18। तो इससे पहले हम वही टॉपिक पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक पर बात कर ले हैं कि इसमें चैप्टर्स कितने आपको पढ़ने हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इस बात को देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंधन सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जैसे ही दूसरा चैप्टर में आप आइएगा, तो दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है सूक्ष्म जीव के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जैसे ही आप तीसरा चैप्टर में आइएगा, तो तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है संश्लेषित तंतु। क्या पढ़ना है? संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक। यानी कि पढ़ना है आपको संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है कि नहीं। इसके बाद आपको
इसके बाद आपको पढ़ना है पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण। पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण, पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण, पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण। चौथा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है बताइए? पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण, पौधे तथा जंतुओं का संरक्षण, ये पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद जैसे ही आप लोग 5वां चैप्टर में आइएगा तो देखिए 5वां जो चैप्टर है याद रखिएगा, बायोलॉजी का हम अभी सिर्फ बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? बायोलॉजी का। आप आगे जब बढ़िएगा तो आपको पढ़ना होगा कोशिका। तो कोशिका तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसका संरचना और कार्य सब पढ़ा चुके हैं हम। इसके बाद 6ठा जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। क्या नाम है? जंतुओं में जनन। इसके बाद जो 7वां चैप्टर है इसका नाम है किशोरा अवस्था। क्या नाम है मेरे भाई? किशोरा अवस्था। समझे कि नहीं? केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर दिया है पढ़ने के लिए। कितना चैप्टर दिया है? 3 या 4 चैप्टर दिया हुआ है कि नहीं? उसमें दिया हुआ है आपका धातु अधातु। क्या दिया हुआ है? धातु अधातु। धातु अधातु। इसके बाद पढ़ना है कोयला और पेट्रोलियम। क्या पढ़ना है? कोयला और पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। इसके बाद पढ़ना है दहन तथा ज्वाला। क्या पढ़ना है? दहन तथा ज्वाला। क्या कुछ चैप्टर लिख दिए हो? 7, 8, 9, 10। ये 10 चैप्टर आपको जो हो गए बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसके बाद जो 8 चैप्टर देखिएगा आप लोग, वो पक्का आपका फिजिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। फिजिक्स में भैया मोरे क्या क्या चीज पढ़ना है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग आकलन कर ही लेते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ना है? देखिए फिजिक्स में क्या पढ़ना है बता देते हैं आपको। आपको इस चैप्टर में, इस किताब में, फिजिक्स में 8वां क्लास वाले बच्चे क्या पढ़ना है समझ लीजिए। पहला लेसन है फिजिक्स का बल तथा दाब। क्या पढ़ना है? बल तथा दाब। इसको सीख लेना है। बहुत अच्छा चैप्टर है ना? ये रीडिंग देने वाला चैप्टर नहीं, समझने वाला चैप्टर है। तो बल तथा दाब ये पहला चैप्टर फिजिक्स का है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा घर्षण। घर्षण है ना जी? किताब है आप लोगों के पास? क्या घर्षण होगा। उसके बाद देखिएगा ध्वनि पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? ध्वनि। है कि नहीं? देखिए तो जरा सा, देखिए तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है। इसके बाद विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, 4 चैप्टर है जी। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके बाद फिजिक्स में आगे जब बढ़िएगा तो एक चैप्टर आपको मिलेगा कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। चैप्टर बना दिया है इसको, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं है। परिघटनाएं, ठीक है ना? उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा तो एक पढ़ना है बहुत अच्छा चैप्टर लाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश भी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है तारे एवं सौर परिवार। तारे एवं सौर परिवार ये भी पढ़ना है मेरे भाई। तारे एवं सौर परिवार। लास्ट में पढ़ना है वायु एवं जल का प्रदूषण। वायु एवं जल का प्रदूषण। तो 10 चैप्टर इधर हो गया था, तो 11 10 चैप्टर इधर हो गया था, तो ये हो गया आपका 11। क्या हो जाएगा ये? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया कि नहीं हो गया? ये 18 चैप्टर आपको पढ़ना है। 18 चैप्टर यहाँ पे हमने लिखा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो 18 चैप्टर आपको पढ़ने हैं यहाँ पे आपको साइंस में, जिसमें आज पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलिए हम लोग पहला से शुरू कर दे, कोई दिक्कत है? पहला चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब ध्यान से समझिए इस मैटर को। प्रबंधन, सबसे पहले फसल क्यों?
फसल का उत्पादन करना क्यों जरूरी है? तो भैया फसल का उत्पादन इसलिए करना जरूरी है ताकि हमको भोजन की प्राप्ति हो जाए। तो भोजन करना क्यों जरूरी है? तो भोजन इसलिए करना जरूरी है ताकि हम उसको भोजन करें तो जिंदा रह सके और जिंदा रह करके सजीव की सारी क्रियाओं को कर सके। इसी के लिए ना भोजन की जरूरत है। भोजन क्या है? देखिए, भोजन एक ऐसा चीज है जो सभी सजीवों के लिए आधारभूत आवश्यकता है। भोजन क्या है? तो भोजन सभी सजीवों की एक आधारभूत आवश्यकता है। क्योंकि आप जैसे ही भोजन कीजिएगा तो भोजन करने से किसी भी जीवों का वृद्धि होता है, उसका विकास होता है। तो आप वृद्धि के लिए भोजन कीजिएगा, आप अपने शरीर के विकास के लिए माने भोजन कीजिएगा, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन कीजिएगा। ऊर्जा रहेगा तभी आपके शरीर में भोजन का पाचन संभव है। अगर आप भोजन कीजिएगा तभी आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं। अगर आप भोजन कीजिएगा तभी आपके शरीर से उत्सर्जन की क्रिया होगी। यानी कि अगर आप भोजन करते हैं तभी आपका शरीर किसी भी कार्य के लिए करने के लिए उत्तरदायी होगा। अदरवाइज भोजन नहीं अगर मिलेगा आपको तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। आपके शरीर का जो निर्माण हुआ है कोशिकाओं से, वो कोशिकाएं टूट जाएंगी, वो कोशिकाएं बिखर जाएंगी, है ना, वह मर जाएंगी, धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भोजन, जल, वायु, जल, उसके बाद सबसे जरूरी क्या चीज है? भोजन की आवश्यकता है। समझ में आ गई बात? तो ये भोजन उत्पादन होने माने भोजन के लिए हमको फसलों को उत्पादित करना होगा। अगर भोजन आपको चाहिए तो इसके लिए आपको फसल लगाने होंगे। फसल बोले तो क्या चीज? हमको सालों भर का व्यवस्था है कि नहीं, सालों भर का खाने का व्यवस्था होना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका जीवित रहना मुश्किल है। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम आखिर पढ़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? तो भोजन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको पैसा मिलेगा और पैसा से हम लोग दाल, चावल, सब्जी ये सब खरीदेंगे। तो हर व्यक्ति यहाँ पे कार्य कर रहा है अपने भोजन के लिए। किसके लिए कार्य कर रहा है? अपने भोजन के लिए। समझे कि नहीं? हम लोग इधर उधर जो जा रहे हैं, या देखते हैं कुत्ता, बंदर, भालू, सियार, हुरार, बिलार, ये सब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, किसके लिए चल रहे हैं? तो भोजन की तलाश करने के लिए चल रहे हैं। समझे कि नहीं? तो फसल उत्पादन क्यों जरूरी है? तो भोजन के लिए जरूरी है। और भोजन क्या है मेरे भाई? तो भैया भोजन जो है, याद रखिएगा, ये जो भोजन है, भोजन सभी सजीवों की, लिख देते हैं, भोजन सभी सजीवों की, भोजन क्या है? सभी सजीवों की एक आधारभूत आवश्यकता है। भोजन सभी सजीवों की एक आधारभूत आवश्यकता है। आधारभूत आवश्यकता है। आपसे पूछा जाता है कि भोजन की उपयोगिता क्या है, माने भोजन क्यों करते हैं, इसका क्या उपयोग है हमारे शरीर में? तो हम इसका एक टॉपिक देंगे जिसका नाम होगा भोजन की उपयोगिता। क्या है? भोजन की उपयोगिता। तो देखिए ध्यान से, उपयोगिता क्या क्या चीज है, तो आप हमको बताइएगा। उपयोगिता कहाँ है? तो जीवों के वृद्धि एवं विकास के लिए। किसके लिए भोजन जरूरी है? जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए, एवं विकास के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जोर से बोलिए। इसके लिए जरूरी है। दूसरा चीज और किस लिए जरूरी है? तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या जरूरत है? तो भोजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भोजन की। ऊर्जा की जरूरत के लिए। किसके लिए? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। ऊर्जा की जरूरत होती कहां पे है? तो ऊर्जा की जरूरत, देखिए, आपके शरीर को पढ़ना है, आपके शरीर को दौड़ना है, आपके शरीर को अन्य कार्य करने हैं, इसके लिए ऊर्जा की जरूरत है। और ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ जाएगी?
तो आपके शरीर में पाचन होना है। क्या होना है? पाचन होना है। पाचन जब आप भोजन कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आप मुंह में, है ना, मुंह में दांत, जीभ, है ना, या मान के चलिए लार ग्रंथि, ये सब भोजन का क्या करने लगते हैं? पाचन कर लगते हैं। इसके बाद भोजन कहाँ आता है? एसोफेगस में आता है। एसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को, भोजन नली को क्या बोलते हैं? एसोफेगस। वहां पे भोजन आता है, वहां से भोजन पेट में चला जाता है। किस में चला जाता है? पेट। पेट यहाँ 3 खंड में बटा हुआ है, कार्डियक, है ना, फंडिक, और किस में बटा हुआ है ना, बोलिए बोलिए। तो ये 3 भाग में यहां से बटा हुआ है। यहां से भोजन कहाँ चला जाता है ना, जिसमें तीसरा भाग में क्या हो जाता है? तीसरा भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड जहां पे रहता है, जहां पे भोजन ग्रहणी से जुड़ा हुआ रहता है, वहां पे भोजन आता है, छोटी आंत में जाता है, पूर्ण पाचन होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, वहां से इसका उत्सर्जन होता है। पूरी पाचन प्रक्रिया को समझना है आप लोगों को, समझे कि नहीं? है कि नहीं? तो याद रखिएगा, तो ऊर्जा की जरूरत किसके लिए है? पाचन करने के लिए। आपको श्वसन करना है। क्या करना है? श्वसन। आपको क्या करना है? श्वसन, है कि नहीं? आपको श्वसन करना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। तो ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो जो भोजन होता है उसको तोड़ने का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? तोड़ने का। तो अगर आपको भोजन कीजिएगा ही नहीं तो श्वसन की प्रक्रिया आपको सही ढंग से नहीं हो पाएगी। उसके बाद क्या करना होता है? उत्सर्जन। उसके बाद क्या करना है? उत्सर्जन। उसके बाद क्या करना है? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को आपके शरीर से बाहर निकालना। तो ये सबों के संचालन में, ये सभी के संचालन में, ये सभी के संचालन में, संचालन बोले तो इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना, हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। इस भोजन में होता क्या क्या चीज है? ये जो भोजन हम लोग देख रहे हैं, तो भोजन में होता क्या चीज है? भोजन करने से हमको क्या क्या चीज मिल जाता है? तो देखिए, भोजन करने से, भोजन से इसमें क्या क्या चीज मिलता है? तो इसमें आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, जो शरीर को क्या कर देगा? ऊर्जा प्रदान। इस भोजन से आपको मिलेगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है से आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को सही करेगा और आपके शरीर को डेवलप करेगा। शरीर को क्या करेगा? डेवलप। तो इसके लिए आपको भोजन से क्या मिल जाएगा? प्रोटीन। इसके बाद आपके भोजन में करने से क्या मिल जाता है? वसा। और वसा क्या करता है? तो वसा आपके शरीर में चर्बी रहेगा, है ना, तो शरीर जो है से आपका सुंदर दिखेगा, मजबूती प्रदान करेगा, है ना, और आपके शरीर के अंदर में ऊर्जा भी उत्पत्ति करेगा। ये वसा, है कि नहीं? तो ये वसा भी आपको भोजन से मिलेगा। आप जब खनिज लवण, देखिए बहुत सारे आपके शरीर में जरूरत है अन्य खनिज लवणों का। जैसे कैल्शियम की जरूरत क्यों है? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए, समझे कि नहीं? तो खनिज लवण की जरूरत है। इसके अलावा आपके शरीर में फास्फोरस की जरूरत है, पोटेशियम की जरूरत है, सोडियम की जरूरत है। तो ये सब किससे प्राप्त होंगे? खनिज है। ये सब क्या है? खनिज है। तो ये खनिज लवण भी आपको भोजन से प्राप्ति होगी। आपको भोजने से विटामिन की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? विटामिन की प्राप्ति होगी। बहुत सारे आज हमारे शरीर के अंग विटामिन की कमी की वजह से खराब हो जाते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आंख से दिखाई नहीं होगा देगा। विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा तो आपके शरीर के अंदर में हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। अगर आपको विटामिन बी नहीं मिलेगा तो त्वचा के बहुत सारे बीमारियां हो जाएंगी, त्वचा की बीमारी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए हम लोगों को विटामिन भी बहुत जरूरी है। और ये विटामिन कहां से मिलता है? भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? भोजन से। छुट्टी होगी क्या? वो क्या चीज से मिलता है? भोजन से मिलता है। विटामिन कहां से मिलता है? भोजन। और भैया जल तो खैर कहना ही नहीं है, तो जल की भी प्राप्ति शरीर को होना चाहिए। तो ये सभी चीज भोजन से ही आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? कौन? तो ये भोजन से मिलेगा। तो अब हम देख लीजिए, अगर हम लोग खाने के आधार पर, ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग भोजन करने के आधार पर देखिएगा, पोषण को देखिएगा, तो 2 तरह के जीव आपको मिलेंगे।
एक ऐसे जीव मिलेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और एक ऐसे जीव मिलेंगे जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर रह करके करते हैं या दूसरे चीजों पर वो निर्भर रहते हैं, है कि नहीं। तो अगर खाने के आधार पर देखेंगे तो जीव कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। समझे कि नहीं समझे, देखिए ध्यान से। पोषण के आधार पर देखिए, खाने के आधार पर, पोषण का मतलब क्या, खाने के आधार पर। तो पोषण के आधार पर जो जीव है, पोषण के आधार पर जीव कितना प्रकार का होता है, जीव 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पोषण के आधार पर जीव कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा जीव हो गया, देखिए ध्यान से, एक ऐसा जीव हो गया जो स्वपोषी है। कैसा है, स्वपोषी। स्व का मतलब होता है स्वयं, अब पोषी का मतलब होता है भोजन करने वाला, जो स्वयं अपना भोजन बनाता हो। तो स्वयं अपना भोजन बनाता है, कौन ऐसा जीव है, तो ऐसा है पेड़ पौधा। क्या ऐसा कौन जीव है, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा को ही हम लोग क्या कहते हैं, पादप। तो ये हो गया पादप, कैसा पोषी जीव है, कैसा पोषी जीव है, तो स्वपोषी जीव है। लेकिन पेड़ पौधा के अलावा चाहे वो कुछ भी, देखिए शेर देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिए, बिल्ली देख लीजिए, हाथी देख लीजिए, खुद अपने आप को देखिए। जैसे आप कहते हैं सर हम लोग भी तो अपने से बना के खाते हैं, क्योंकि आप 8 क्लास में है तो बच्चा वाला क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछिएगा आप लोग कि सर हम लोग तो अपने से भोजनवा बना के खाते हैं। भैया अपने से बनाने, वो तो टेस्ट, जीव के स्वाद को लेने के लिए अपने से बनाते हैं। लेकिन एक चीज बताइए ना, आप जो चावल बनाते हैं तो चावल का आप पैदा करते हैं, ऊपर से भगवान बरसाते हैं कि यह आपको खेतों से प्राप्त होता है, पौधा से प्राप्त होता है। आप जो सब्जी खाते हैं वो क्या चीज से प्राप्त होता है, पौधा से प्राप्त होता है। आलू खाते हैं, किस चीज से प्राप्ति होती है, पौधे से प्राप्ति होती है। आप अंडा खाते हैं तो क्या चीज से प्राप्ति होती है, जीव से प्राप्ति होती है। जैसे मुर्गा मुर्गी से आप लोग अंडा की प्राप्ति करते हैं, तो मुर्गी क्या है, जीवे न है। आप मीट खाते हैं, तो मीट खाते हैं तो बकरी का मीट खाते हैं या सुअर का मीट खाते हैं। तो जो चीज का मीट आप खाते हैं वो जीवे से न प्राप्त हो रहा है। या मछली खाते हैं तो वो भी एगो जीवे न है। तो हम अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है कि नहीं निर्भर है। कोई भी जीव जंतु अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधा पर निर्भर है या दूसरे जीव पर निर्भर। जैसे शेर मांस खाता है, तो मांस का उसको भगवान गिराते हैं ऊपर से, है ना, कि अरे भाई कोई ना कोई जीव को मार करके खाता है कि नहीं, वह मार के खाता है कि नहीं खाता है। तो वह अगर जीव माने अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हुआ ना। लेकिन आप बताइए, पेड़ पौधा को कभी देखे हैं केकरो से मांगते हुए कि ये हो तोरा ही नीमक हवा हो, मांगते हुए देखे हैं, ये हो तोरा ही दाल भात हवा हो देते तनी, है कि नहीं, कभी देखे हैं पेड़ पौधा के मांगते हुए। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से मिल जाता है। उनको चाहिए पानी, जो जड़ कहाँ से निकाल लेता है, मिट्टी से, है ना। सूर्य का प्रकाश जो उनको मिल जाता है, ऊपर से ही मिल जाता है, उसको कोई रोकिए नहीं सकता है सूर्य के प्रकाश को, है कि नहीं। और उनके शरीर में, उनके पेड़ का रंग कैसा रहता है, पत्तियों का रंग कैसा रहता है, हरा। और उस हरा का मतलब क्या है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से वह प्रकाश के ऊर्जा को सोख लेते हैं और सोख करके भेज देते हैं पत्ती को। अब पत्ती जो है से अंदर में जो है ना भोजन का निर्माण करने लगती है, और भोजन का निर्माण करने लगती है तो उनका भोजन बन जाता है। और उनको भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए फ्लोएम होता है, जमीन से जल को निकाल करके सब जगह पहुंचाने के लिए उनको जाइलम होता है, समझे कि नहीं। तो ये सब सारे मिल करके उनको क्या करते हैं, पोषण अति बने भोजन बनाते हैं। तो वो तो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो तो स्वयं अपना सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनको स्वपोषी कहा गया। और जो दूसरे पर डिपेंड है उनको क्या कहा जाएगा, परपोषी। जोर से बोलिए ना, क्या कहा जाएगा, परपोषी। समझ में आ गया बात। तो परपोषी में क्या हो जाएगा, तो छोटा छोटा जीव से लेकर के सब जंतु, सब जीव जंतु, सभी जीव जंतु में मानव भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, मानव भी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं। तो ये पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉप। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप, समझे कि नहीं, ऑटोट्रॉप। और परपोषी को अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोट्रॉप। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप। समझ में आएगा बात है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, परपोषी।
आ गया, समझ में आया कि नहीं? मैटर समझ में आ गया, यहां तक आप मैटर को समझ लिए। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, ये जो जीव जंतु होते हैं ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? या तो पेड़ पौधे पर, जैसे हिरन, तो हिरन क्या खाएगा? तो घास खाएगी, पत्तियां खाएगी, बोलता है ये नहीं जी, घास खाएगी, पत्तियां खाएगी, तो पत्तियां या घास पात खाएगी, तो वह क्या है? पत्तियां क्या है? पेड़ पौधा है। तो इसमें जो जीव जंतु है ये अपने भोजन के लिए, ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है मेरे भाई? ये अपने भोजन के लिए अन्य अन्य पादप या जंतु पर निर्भर है, जंतु पर निर्भर है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको परपोषी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? परपोषी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ। समझे कि नहीं? कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलते जाइएगा कि सर यहां समझ में नहीं आया। दिक्कत नहीं ना है? चलिए बढ़िया है, नहीं है दिक्कत तो अच्छा बात है। अब यहां तक समझ गए। अब समझ लीजिए, अब कृषि का उदय कैसे हुआ? ये जो सर हम लोग देखते हैं कि फसल वगैरह ये सब पूरा ढेर ढेर मनी धान गेहूं ये सब आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुआ? तो अब एक टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जिसका नाम है कृषि का उदय। क्या नाम है इसका? कृषि का उदय। कृषि का उदय। कृषि का उदय का मतलब हो गया कि खेती का जन्म कैसे हुआ। हम लोग पढ़ते हैं कि सर खेती का जन्म आखिर कैसे हुआ, तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे कृषि का उदय यानी कि खेती का जन्म। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस बात समझिए, पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन कब से हुआ? जब से मनुष्य आए हैं उसके बाद से ही कृषि का शुभारंभ हुआ। कृषि बहुत कम दिनों से शुरू हुआ है ना, जबकि मनुष्य का इस धरती पर आगमन बहुत पहले से हो गया है। तो पहले इसको जानिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन कब हुआ? ठीक है ना, पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन। तो पृथ्वी पर मनुष्यों का आगमन आज से करीब करीब 1.5 लाख वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले? 1.5 लाख वर्ष पहले। याद रखिएगा, 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। पहले हुआ था। समझ में आ रही है बात? आप लोगों को बता रहे हैं से 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको, कोई दिक्कत है तो बोलिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है। तो 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। कोई दिक्कत है तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि मनुष्य कब यहाँ पे आए हैं इस संसार में? तो 1.5 लाख वर्ष पहले। और क्या पहले मनुष्य आए और खेती करना शुरू कर दिए? नहीं, पहले आए तो खेती करना शुरू नहीं किए हैं। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि खेती की शुरुआत जो है 12,000 वर्ष पहले से हुआ है। कितना वर्ष पहले से हुआ है? 12,000 वर्ष पहले से। तो भैया उसके पहले जो मनुष्य थे वे अपना भोजन कैसे करते थे या जिंदा रहने के लिए वह कैसे निर्भर रहा करते थे? सही से बैठ जाइए बाबू, पीला वाला है ना, सही से बैठिए जरा सा। क्या नाम है आपका? रौनक। हाँ, तो शरीर को रौनक जैसा रखिए, चेहरा को रौनक बनाइए। समझे कि नहीं? नाम रख ले हैं रौनक, मंझू आयल है यार, तो मजा नहीं आएगा। हम जान रहे हैं कि दोपहर का समय है और दोपहर में बढ़िया बढ़िया चीज मुरझा जा रहा है, तो आप तो आदमी है कि नहीं? ऐसे भी आपको हम पढ़ाए होंगे बायोलॉजी में, कोशिका जब पढ़ा रहे होंगे कि जीव द्रव्य में अगर 1% पानी की कमी हो जाती है तो आदमी को प्यास लगता है, और अगर कहीं जो 10% मनुष्य में है ना जीव द्रव्य में पानी की कमी हो जाएगी तो आदमी की मौत हो जाती है। तो इतनी बेरा सबसे जरूरी चीज है गर्मी के दिन में कि एकदम पूरा एकदम ओवरलोड रहिए पानी से। यहाँ तक पानी पी लीजिए, कंठवा तक हुलकने पर थारे तो देखे कि पानी है नजर आ रहा है। समझे कि नहीं? पूरा जम के पानी पीजिए, ठीक है? रौनक रौनक की तरह रहिए, क्योंकि पढ़ाई भी आपका रौनके की तरह हो रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ ठीक है। तो 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। तो पहले का मानव कैसे भोजन करता था? तो देखिए, वनों में, चूंकि उस समय न घर था, न उस समय उन लोगों को रहने के लिए घर था, न है ना कहीं आवास था। वे भी जानवरों की तरह, किसकी तरह? जानवरों की तरह गुफाओं में रहते थे, है ना, पेड़ के नीचे रहते थे। जब बरसात होती थी तो किसी चीज के अंदर में छुपने की कोशिश करते थे। आज की तरह उनके पास घर नहीं था, आज की तरह उनके पास खेती नहीं था, आज की तरह जो है सो उनका एक अस्थाई जीवन नहीं था।
समझे कि नहीं? वे भोजन की तलाश में जंतु की तरह, है ना, इधर से उधर घूमते थे। कौन? मनुष्य लोग, है कि नहीं? जैसा ना देखते हैं कुत्ता अपने भोजन की तलाश के लिए इधर से उधर घूमता है, बिल्ली अपने तलाश के लिए घूमती है ना, भेड़ बकरी अपने तलाश में भोजन की तलाश के लिए इधर से उधर घूमती है। तो उसी प्रकार से मनुष्य भी था, पहले अपने भोजन की तलाश के लिए इधर से उधर क्या करता था? घुमा करता था। समझे कि नहीं? वह अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता था? तो वन में जो उपजता था ना, वन में जो फल फूल कंद मूल सब हो गया, उसी को खा करके जिंदा रहता था। उनको पता भी नहीं था कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो भी जानवरों की तरफ पत्ता चिबाते थे, घास खा जाते थे, है ना, पता ही नहीं चलता, किसी जीव को मार करके खा जाते थे। उनको पता ही नहीं था कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। यानी कि उस समय जो 1.5 लाख वर्ष पहले जो मनुष्य आगमन हुआ पृथ्वी पर, है ना, वे लोग अपने भोजन के लिए तो किस पर निर्भर थे? तो वन उत्पाद पर और अन्य जीव पर निर्भर रहा करते थे। वे क्या करते थे? तो जंतुओं का शिकार करते थे। वन में कंदमूल फरता था, उसको खा करके जिंदा रहते थे। चिबाते थे क्या चीज? तो घास और पत्तियां खा करके जिंदा रहते थे। जो उनको उस समय अच्छा लगता था वही खा करके क्या रहते थे? जिंदा रहते थे। तो पहले इस बात को हम जिक्र कर देते हैं। क्या जिक्र कर देते हैं? कि मनुष्य जो थे पहले ये क्या करते थे? तो वन उत्पाद था, वन उत्पाद तथा वन्य जीव पर, इस पर वन्य जीव पर भोजन के लिए निर्भर था। जीव पर भोजन के लिए निर्भर था। कोई दिक्कत है? निर्भर था। करते क्या थे? तो शिकार करते थे। ये क्या करते थे? शिकार करते थे। शिकार करते थे मतलब जो बकरी वगैरह होता था उसको मार करके खा जाते थे। जो खाने वाला चीज इनको मिलता था उसको मार करके खा जाते थे। पहले पकाने भी नहीं आता था इन लोगों को, क्योंकि आग की खोज हुई भी नहीं किया था उस समय तक। समझे कि नहीं? तो कच्चे खा जाते, शिकार करते थे या कंदमूल खाते थे, है ना। पेड़ पौधे पर कैसे निर्भर रहते थे? कंदमूल खा करके, कंदमूल खाते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हुआ क्या चाहिए? देखिए, भोजन की तलाश में, है ना, ये लोग घुमंतु की तरह इधर से उधर घूमते थे। कुल मिला जुला करके बात समझ लीजिए। भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में घुमंतु की तरह, घुमंतु की तरह नहीं, घुमंतु की नहीं, जंतु की तरह, भोजन की तलाश में जंतु की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक क्या करते थे? भ्रमण करते थे। क्या करते थे? भ्रमण करते थे। क्लियर हो गया? क्या करते थे? भ्रमण करते थे। समझे कि नहीं? इन्हें क्या कहा जाता था उस समय? तो उस समय इन्हें घुमंतु कहा जाता था। उस समय इन्हें क्या कहा जाता था? घुमंतु। उस समय उन्हें घुमंतु कहा जाता था। घुमंतु कहा जाता था क्योंकि वे घूमते रहते थे, कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं था। अब देखिए होता क्या है कि सर कृषि का टॉपिक का नाम दिया है कृषि का उदय, है ना। कृषि का जन्म कैसे हुआ, खेती का जन्म कैसे हुआ? तो देखिए रोचक कहानी थोड़ा सा है। रोचक कहानी क्या है जानिए। जैसे देखिए अब धीरे 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 धीरे, अब ऐसा नहीं ना है कि समय नहीं गुजर रहा होगा, समय धीरे धीरे गुजरता रह रहा होगा। और जब जब मैंने थोड़ा थोड़ा जनरेशन आगे की ओर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे जनरेशन क्या होता था? विकास करता था। अब स्थिति होता क्या था कि कृषि के उदय के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग, है ना, करते क्या थे कि भोजन की तलाश में जब इधर उधर घूमते थे तो जो वहां पर पर्याप्त भोजन मिलता था, है ना, जो पेड़ पौधों से पर्याप्त भोजन मिलता था, वे दूसरे मनुष्यों से छुपाने के लिए, है ना, कि मेरा चीज है ना, मेरा भोजन है, हम आएंगे तो कुछ दिन के बाद खाएंगे, अगर उसको दिखा करके हम उसको छुपाएंगे, है ना, तो वो खोज करके निकाल लेगा। तो वह दूसरे मनुष्यों से छुपाने के लिए, अपने भोजन को छुपाने के लिए, पहले जैसे घर तो था नहीं, अलमीरा तो था नहीं, तो वे क्या कहां छुपाते थे?
तो उस भोजन को मिट्टी खान करके, क्या चीज खान करके, मिट्टी खान करके उसी में छुपा देते थे। उसी में क्या करते थे, छुपाने लगे। तो जब छुपाने लगे तो देखा कि भैया वहां पे एक निशान बना देते थे कि हमने यहाँ पे अनाज को छुपा करके रख दिया है। अब हुआ क्या चीज कि कुछ दिन के बाद जब वे वापस लौटे तो देख रहे हैं कि जहां पे अनाज छुपाए हैं ना, हम छुपाए थे इतना सारा अनाज, अब वहां एकदम विशाल विशाल पेड़ पौधा जम गया, ढेर ढेर सारा अनाज उपजने लगा। तो इन लोगों ने दिमाग में सोचा कि अरे हमने तो खाने के लिए भोजन को छुपाया था और अब यहाँ पे भोजन का अंबार लग गया है। मतलब इनमें सोच बढ़ा और सोचने लगे कि अगर हम किसी भोजन को, अगर किसी अनाज को अगर हम छुपा देते हैं धरती में, है ना, तो वह ढेर सारा अनाज उत्पत्ति करता है। और कुछ लोगों का एक समूह जो है इस पर काम करने लगा। अब काम जब करने लगा तक कोई यहां लगा छुपाया, कोई वहां छुपाया, कोई वहां छुपाया, वहां छुपाया, वहां छुपाया, वहां। अब कुछ दिन में देखा कि अरे तो पूरा बढ़िया से सब जमने लगा जी, है कि नहीं। जहां हम लोग एक चीज छुपाए थे उसी एक चीज से हजारों चीज इसमें से निकल रहा है फल। समझ में आ रही है बात ना। इस तरह से आज से 12,000 वर्ष पहले, है ना, मिट्टी में बीजों का अंकुरन होता है। इस बात को सीखने का मौका किसको मिला, मनुष्यों को मिला। और मनुष्यों ने एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसी आधार पर, है ना, एक चीज की शुरुआत किया, फसलों को उगाने का, पेड़ों को उगाने का। और इसे ही क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। अब स्थिति क्या हुआ कि भैया हमारा भी पंखा फैन चालू कर दीजिए। और कृषि का क्या हुआ सो समझ लीजिए, हाँ रहने दीजिए। अब कृषि के बारे में थोड़ा समझिए ध्यान से कि जब वे लोग वहां पर भोजन उनका उपजने लगा, पेड़ पौधे ज्यादा संख्या में उपजने लगा, तो इन लोगों ने कहा कि भैया अगर हम चले जाएंगे यहां से तो कोई आएगा और इस पर कब्जा कर ले, कहे कि नहीं मेरा है, तब हम क्या करेंगे। तो उन लोग उस फसल को अगोरने के लिए वहीं पर रहने लगे। तब वहीं पर रहने लगे तो सोचे कि कैसे बरसात से बचा जाए। तो वहां पर पेड़ों के द्वारा जो झाड़, पत्तियां, खेर, पुआर जो भी होता था उसी से ढक करके मड़ई बनाने लगे। क्या बनाने लगे, मड़ई बनाने लगे। समझे कि नहीं, दूसरा कोई कब्जा न कर ले, इसके लिए वे लोग कहे कि नहीं हम छोड़ करके यहां से न भागेंगे। समझे कि नहीं। और इस प्रकार उन लोगों ने, है ना, जैसे अब होता था क्या चीज कि जहां पे वे रहते थे तो उनको अन्य जंगली जानवरों से तो भी खतरा रहता होगा, तो उससे बचने के लिए पत्थर का औजार बनाना शुरू कर दिया। अब किसी चीज को, जमीन को खानना है तो खानने के लिए पत्थर का औजार बनाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से वे लोग अब घुमंतु की तरह नहीं, अपने फसल को, यानी कि अपने पौधों को, अपने पेड़ों को बचाने के लिए एक जगह एक समूह बना करके कुछ लोगों का रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही समूह गांव का रूप लिया, धीरे धीरे वही गांव का स्वरूप, बड़ा स्वरूप शहर का रूप ले लिया। और आज देखते हैं कि इतना सारा जनसंख्या कैसे हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कृषि का जो ज्ञान है ना, कृषि का ज्ञान कहना से शुरू हुआ है तो 12,000 वर्ष पहले। कब से हुआ है, 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले मिट्टी में बीजों का अंकुरन, समझ में आ रही बात, बीजों का अंकुरन मनुष्यों ने सीखा। क्या किया, बीजों का अंकुरन सीखा। समझे कि नहीं। यानी कि आज से 12,000 पहले कृषि का उदय हुआ। क्लियर हो रहे हैं, कृषि का उदय कब हुआ, आज से 12,000 साल पहले। और इस प्रकार कृषि का उदय हुआ। और इस प्रकार क्या चीज का उदय हुआ, कृषि का। और इस प्रकार कृषि का उदय हुआ। अब भैया हमको कोई चीज ज्यादा पसंद है तो उसको ज्यादा उपजाने लगे लोग।
तो उसके लिए क्या किया, कृषि औजार का विकास हुआ। क्या चीज का विकास हुआ, कृषि औजार का विकास हुआ। कृषि औजार का विकास हुआ। कृषि औजार का विकास हुआ। अब धीरे धीरे वे लोग जब एक साथ एक समुदाय में, जैसे मान लें कि जंगली जानवरों का खतरा रहता था, तो इन लोगों ने क्या किया, भैया एक जगह हम लोग रहो, एक जगह हम लोग क्या करो, रहो। तो एक जगह जब रहने लगे, किसके लिए एक जगह रहने लगे, वो जो पेड़वा जो लगाए थे उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कि कोई कब्जा ना कर ले, कोई हम लगाए हैं दूसरा कोई ना खा ले। इस चीज के लिए वे लोग 10, 20, 50 लोगों का समूह बना करके रहने लगे, है ना, और बांटने लगे कि इतना मेरा रहेगा, इतना तुम्हारा रहेगा, इतना तुम्हारा रहेगा, इतना तुम्हारा, तुम अपना रक्षा करो, हम अपना रक्षा करेंगे। और इस प्रकार से वे धीरे धीरे क्या बन गए, तो कृषक बने। धीरे धीरे वे लोग क्या बन गए, कृषक। इस कृषक का मतलब होता है किसान, खेती करने वाले को क्या कहते हैं, किसान। तो धीरे धीरे करके वे क्या बन गए, कृषक। धीरे धीरे करके मनुष्य क्या होने लगा, मनुष्य क्या बनने लगे, मनुष्य कृषक बनने लगे, कृषक बनने लगे। मनुष्य क्या बनने लगे, कृषक बनने लगे। साथ ही एक ही स्थान पर रहने लगे, साथ ही एक ही स्थान पर रहने लगे, रहने लगे। अब देखिएगा, आज भी बहुत सारे ऐसे मनुष्यों का समुदाय है जो इधर से उधर अपने भोजन की तलाश में कमाने के लिए निकल जाता है। जैसे आप देखिएगा फील्ड में, आपके गोह गांधी मैदान में जो है ना, बहुत सारे बाहर के लोग आकर के यहाँ पे सामान बेचने के नाम पर टेंट गा करके रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इसको घुमंतु बोलते हैं। जो जिनका एक जगह ठिकाना नहीं हो उनको क्या बोलते हैं, घुमंतु। आप क्यों नहीं भागते हैं यहाँ से वहां तक, इसलिए कि आपको अपने धंधा पानी बना लिए हैं कि भैया मेरा यहाँ 5 बीघा खेत है, हम ये खेती करेंगे, हमारा ये खेती बाड़ी होगा। तो कोई खेती बाड़ी छोड़ करके भागेगा, तो इसलिए हम लोग रहते हैं, है कि नहीं। व्यवसाय करने वाले लोग अपने शहरों में रहने लगे और वहां पे पैसा कमाने लगे, बेच बेच करके सामान, है ना, दुकान चला करके बनाने लगे। और किसान लोग अपने अनाज को बेचने लगे, उनसे वो लोग खरीदने लगे। तो इस प्रकार से दोनों का तालमेल बनने लगा। इस प्रकार से शहर, गांव, कस्बा, ये सब का निर्माण क्या होने लगा, होने लगा। लेकिन मूल रूप से कृषि का उदय कैसे हुआ, कितने बच्चों को समझ में आ गया, सबको बढ़िया समझ में आ गया, अच्छा लगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि है ना, मैंने बीजों के अंकुरन के बारे में मनुष्य ने कब सीखा, तो 12,000 साल पहले। और कैसे सीखा, अगर पूरा वृत्तांत लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा। और अब आते हैं मूल टॉपिक पर। अब हम लोग किसान हो गए, अब हम लोग क्या हो गए, किसान। तो किसान हो गए, तो अब जरा सा पढ़ लेंगे फसली पौधे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फसली पौधे के बारे में। फसली पौधे किसे कहते हैं, या फसली पौधा है क्या चीज। देखिए, फसली पौधा किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए कि क्या है ये। कि भोजन की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए। देखिए ध्यान से, भोजन की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए। जब एक ही प्रकार के पौधे, जैसे आप धान का पौधा लगा रहे हैं तो सिर्फ धान, जब गेहूं लगा रहे हैं तो सिर्फ गेहूं। तो भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधों को, जब एक ही प्रकार के पौधों को, जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, कैसे, बड़े पैमाने पर। नहीं देखते धान कैसे होता था, खूब सब खेत में धान नजर आएगा, गेहूं है तो सब खेत में गेहूं नजर, चना है तो सब में चने नजर आएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर, कैसे, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है,
है ना, बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, उगाया जाता है, तो उस पौधे को फसल कहा जाता है। तो उस उगाया जाता है, तो उस पौधे को क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है, फसल कहा जाता है। क्लियर हो गए? भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो उस पौधे को क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। कितना बच्चा को बात क्लियर हो गया? फसली पौधा क्लियर हो गया? कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया? फसली पौधा क्लियर हो गया? बड़े पैमाने पर लगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, है ना, फसल कहते हैं। अब देखिए, जो फसल होता है क्यों जरूरी है, तो आप जानिए रहे कि भोजन की प्राप्ति के लिए। और भोजन क्यों जरूरी है, ये भी पढ़ाइए दिए हैं हम शुरू में, कि क्यों जरूरी है कि नहीं। तो इस भोजन से क्या क्या चीज मिलता है जो आप लगाए हैं, तो लिखेंगे कि इससे जीवों के लिए, देखिए ध्यान से, यहां पे स्टार चिन्ह दे देते हैं, इससे जीवों के लिए क्या क्या चीज की प्राप्ति होती है। तो जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? बोलिए। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट। और क्या चीज की प्राप्ति होती है, तो प्रोटीन। क्या चीज की प्राप्ति होती है इससे? प्रोटीन। और क्या चीज की प्राप्ति होती है? वसा। वसा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चर्बी, फैट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वसा की प्राप्ति होती है। और क्या चीज प्राप्ति होती है? तो विटामिन। क्या चीज मिलता है? विटामिन। क्या मिलता है भैया? खनिज, है कि नहीं? क्या मिलता है? खनिज की पूर्ति होती है, खनिज की पूर्ति होती है। ये फसले से न होता है, पूर्ति होती है। जैसे आप अनाज क्यों खाते हैं, तो यही सब चीज को ना पूरा करने के लिए खाते हैं। बोलिए। विटामिन, खनिज, ये सब की मैंने यही सब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शरीर में ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, है ना, एकदम यंग बने रहने के लिए, एकदम काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और भोजन कहां से प्राप्त होता है? तो फसली पौधे से प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में। तो ये होता है। अब हम लोग जरा सा देखेंगे कि अगर हम इस आधार पर बात करेंगे तो ये सब क्या है। तो भाई बाबू रे, ये सब जो है मेरे भाई, ये सब के सब पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। ये सब के सब क्या है? पोषक तत्व है। याद रखिएगा, ये सब के सब क्या है? पोषक तत्व है। तो अगर हम लोग बात करें कि पोषक तत्वों के आधार पर, बातें समझे, पोषक तत्वों के आधार पर फसल के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषक, मेन रूप से पोषक तत्व 3 है। मेन रूप से पोषक तत्व कितने हैं? 3। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये 3 मुख्य पोषक तत्व है जो बहुत जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो हम लोग अगर पोषक तत्व के बारे में बात करें, तो पोषक तत्व के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, है कि नहीं। एक को हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, दूसरा प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, तीसरा वसा प्रदान करने वाली फसल। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो चलिए उसको जरा सा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं कि पोषक तत्वों के आधार पर, किसके आधार पर? पोषक तत्वों के आधार पर। देखिए ध्यान से, पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर, है ना, फसल के प्रकार। तो फसल कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। फसल 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि हम 5 पढ़ा देंगे, समझे कि नहीं, है ना। विटामिन वाला भी पढ़ा देंगे, है ना। उसके बाद आपको जायद फसल भी पढ़ा देंगे, चारा उरा वाला फसल पढ़ा देंगे, रेशेदार फसल सब पढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए ध्यान से, पोषक तत्वों के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में सबसे पहले आपके जो बुक में दिया हुआ है या पढ़ना है, वो नाम है क्या चीज? तो सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कोई है क्या?
कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल है तेरी के। ने वाली फसल। अब देखिए ध्यान से, अब हम वैसे फसल को जानेंगे, चिन्हित करेंगे, क्योंकि अब आप लोग सभी लोग किसान के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? किसान के। हम लोग सभी लोग किसके बेटे हैं? किसान के, है कि नहीं? फार्मर। क्योंकि भैया खेत है तो खेती करना जानते ही हैं, खेती करना तो जानते ही, ये तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। हम इतना एडवांस नहीं है कि खेती करना नहीं जानते हैं। खेती करना नहीं जानते हैं तो 8वां क्लास में पढ़ रहे हैं, सिखा देते हैं, है कि नहीं? किसान, बढ़िया किसान कैसे बनिएगा ये भी सिखा देते हैं। देखिए, पढ़ा लिखा किसान भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, और अनपढ़ किसान भी खेत ज्यादा है तब भी नहीं बढ़िया पैसा कमाता है। समझे कि नहीं? इसीलिए किसान भी कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कौन कौन सी है? देखिए, आप चावल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप क्या क्या चीज खाते हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट में चावल खाते हैं और गेहूं खाते हैं। और गेहूं से ही आटा बनता है, आटा से हम लोग रोटी बनाते हैं, है कि नहीं? तब रोटी और चावल ना ज्यादा खाते हैं। तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, कभी कभी मकई भी आप लोग खाते हैं, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, क्या हो गया? बाजरा हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये सब जो है, यही सब में एकदम पूरा ये सब अनाज जब खाइएगा तो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बाजरा है, ज्वार है, इत्यादि, है ना? ज्वार इत्यादि है, ये सब से क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट पूरा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और इन्हें जानते हैं क्या कहा जाता है? से इन्हें ही अनाज कहा जाता है। आप मसूर को अनाज नहीं कहिएगा, है ना? तीसी को अनाज नहीं कहिएगा, सरसों को अनाज नहीं कहिएगा, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? चावल, गेहूं, सबको क्या कहा जाता है? अनाज। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनाज। इन्हें क्या कहते हैं? अनाज। इन्हें अनाज या इसी को कहते हैं धान्य। क्या कहते हैं? धान्य। तो इन्हें क्या कहा जाता है? या तो आप अनाज के नाम से इनको जानते हैं या धान्य कहते हैं। क्या कहते हैं? धान्य कहते हैं। समझे कि नहीं? कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं इसको? तो धान्य कहते हैं। और यही भोजन के मुख्य अंग है। आप लोग जब भोजन करने के लिए बैठते हैं होटल में, भूख लगने के बाद तो क्या मंगवाते हैं? आप लोग यही सब ना मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं? चावल तनी खिलाओ भैया, 4 गो रोटी तनी खिला दो, है कि नहीं? जब ज्यादा कस के भूख लगता है, देखिए आप लोग जो छोला भटूरा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, है ना, मोमोज खाते हैं, या हम लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, ये सब भोजन के मुख्य अंग, माने भोजन नहीं है ये सब इन लोगों के बाद अगर आप करते हैं तो अच्छा लगता है। मुख्य भोजन के तौर पर आपका चावले गेहूं ही सब है। समझे कि नहीं? जिसको आप अनाज कहते हैं। तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनाज, या उसी को क्या बोलते हैं? धान्य। अनाज बोलिए या धान्य कहते हैं। और ये भोजन के क्या है? मुख्य अंग है। ये भोजन के क्या है? मुख्य अंग है। ये भोजन के मुख्य अंग है। याद रखें इस चीज को, मुख्य अंग है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो एकदम कोई दिक्कत नहीं ना हुआ इसमें यहां समझने में? अब बोलबे नहीं कर रहा है, दिक्कत है तो बोले ना जी। दूसरा, अब हम लोग ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल के बारे में सीखेंगे। प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, देखिए ध्यान से, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। तो देखिए कौन कौन से ऐसे फसल हैं जिनसे हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जिनसे हमको क्या चीज की प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? चला गया कि सब है? कितना बज गया जी? देखो तो कितना बज गया? प्रोटीन। देखिए प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कौन कौन सी है? 5 बज गया? अच्छा ठीक है बच्चे। तो प्रोटीन प्रदान करने वाली कौन कौन सी? तो जितना दाल वाली फसल है,
जितना क्या है, दाल वाली फसल है, जिनसे दाल की प्राप्ति होती है। दाल में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, है कि नहीं? और शरीर को पचाने में प्रोटीन सबसे देरी लगाता है, समझे कि नहीं? तो प्रोटीन का जो पाचन शरीर में बहुत लेट से भी होता है। तो प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कौन कौन सी है? आप नाम, हमने बोला कि सब दाल वाला, चना से दाल बनता है कि नहीं बनता है? तो चना के अंदर में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चना हो गया। मसूर आप लोग खाते हैं कि नहीं? मसूरी की दाल, तो मसूर हो गया। अरहर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरहर जिसको हम लोग कहते हैं राहड़, है ना, तो राहड़ का भी दाल है। मूंग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मूंग का दाल खाते हैं, तो ये मूंग का दाल हो गया, है ना। मटर भी हम लोग खाते हैं, चना मटर, मटर है कि नहीं? चना अलग हो गया, मटर अलग हो गया, मटर खाते हैं। तो इन सभी, ये सब जो है जिनसे दाल बनाया जाता है, ये सब खाने से क्या चीज आपके शरीर में, कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो इनसे हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इनसे हमको क्या चीज की प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। समझ में आ रही है बात? इनसे हम लोगों को क्या चीज की प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो प्रोटीन, इन सब से हम लोगों को प्रोटीन प्राप्त, तो इन्हें जैसे इनको अनाज कहा गया, तो इनको क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाता है दलहन फसल। इनको कौन सा फसल कहा जाता है? दलहन फसल। तो हम लिख रहे हैं कि इन्हें दलहन फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलहन फसल। इन्हें दलहन फसल कहा जाता है, कहा जाता है। इन्हें कौन सी फसल कहा जाता है? दलहन फसल कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और इन दाल वाले चीजों को खाने से हमको कौन सा पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? प्रोटीन का। जो अनाज होता है, अनाज खाने से क्या चीज की प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर हो रहा है? अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, वैसे, तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे वैसे फसल जिनसे वसा की प्राप्ति होती है। क्या चीज की प्राप्ति होती है? वसा की प्राप्ति होती है। तो यहां पे एक टॉपिक बनाएंगे, वसा प्रदान करने वाली फसल। वसा प्रदान करने वाली फसल, वसा प्रदान करने वाली फसल, वसा प्रदान करने वाली फसल। ध्यान से समझिएगा, कोई अकबकाहट नहीं है। 18 गो चैप्टरे है। आप सोचिए कि अगर हम एक हफ्ता में एगो भी चैप्टर समाप्त करें, एक हफ्ता तो लग ही नहीं देंगे, एगो चैप्टर समाप्त होने में 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, यही ना हो सकता है? 18 हफ्ता में खत्म। उस हिसाब से भी देखेंगे तो 18 हफ्ता में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब 52 सप्ताह के वर्ष होता है। समझ में आ रही है बात ना? 100-150 दिन में तो खत्म हो जाएगा ये साइंस पूरा बढ़िया से, वो भी। इसलिए आराम से एकदम धीरे धीरे को हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, भोजपुरिया भाषा में गते गते, है कि नहीं, सीखेंगे। लेकिन एक एक चीज बहुत अच्छे से सीखेंगे, कोई अकबकाहट नहीं। मैंने पहले ही कहा है, पूरी दुनिया को अगर आप मुट्ठी में रखना चाहते हैं तो 5 साल आप एकदम ईमानदारी से पढ़ाई को दे देना है। किसको दे देना है? पढ़ाई को। 5 साल यानी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसके लिए 5 साल, 5 साल में पहला साल 8वां, दूसरा साल 9वां, तीसरा साल 10वां, चौथा साल 11वां और 5वां साल 12वां। अगर ये पकड़ हो गया, इस पर पूरी पढ़ाई पर आप पकड़ बना लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको अफसर बनने से रोक नहीं सकती है। समझ में आ गया? हाँ, मैंने समझने की बात है। यही अगर किसी का 5 साल गड़बड़ा जाता है ना, तो वही लोग, लड़का जो है बेरोजगार रहता है, वही लड़की बेरोजगार रहती है। तो तय आपको कहना है कि बेरोजगार रहना है कि हमको पकड़ बना करके पढ़ लेना है। भैया पढ़ लेना है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है 8 क्लास वाले बच्चों का। समझ में आ रही है बात ना? इसलिए एकदम एक एक चीज को बढ़िया से पढ़िएगा, कोई अब्सेंट नहीं रहिएगा। खैर लगन है इसलिए बहुत बच्चे अब्सेंट भी हैं, लेकिन आप दूसरा के शादी में अब्सेंट रहने की जरूरत है? अपन शादी में रहता तो बात तो है, दूसरे के ब्याह में हम नाची चलेंगे जी, है कि नहीं? दूसरे के ब्याह रहेगा और कहता कि सर मौसी के लड़का के ब्याह है। अरे भैया, तो मौसी के लड़का के ब्याह है तो उ ना आनंद लेगा कि तू आनंद लेगा? से बता। उसका ब्याह होगा तो तू क्या करेगा? तू नाचेगा खाली?
होगा खाली खा के फेरा में रहेगा। तो पढ़ाई कर लो, सारा चीज हो जाएगा ठीक। समझ में आई बात ना? मौसी के बेटा बेटी के शादी में नहीं जाना है, अपनी शादी में आपको अब्सेंट रहना है। क्लियर हो गए? तो याद रखिएगा, वसा प्रदान करने वाली फसल। तो देखिए, जितना भी फसल से तेल की प्राप्ति होती है, क्या चीज की प्राप्ति होती है? तेल की। और जौन जौन फसल से तेल मिलता हो उसको कहते हैं तेलहन फसल। कैसा फसल कहते हैं? तेलहन फसल। और तेल से तेल चिपचिपा रहता है कि नहीं रहता है? तो वसा चिपचिपा हो गया। तो जेकरा में से चिपचिप निकले वो सब वसा देता है। जैसे आप बटर खाते हैं तो बटर भी चिपचिप है तो उससे वसा मिलेगा। घी खाते हैं चप चप, उससे भी वसा मिलेगा। ज्यादा वसा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, वह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल माने एक तरह से समझिए कि ब्लड में चारों ओर घूमते रहेगा और नस के नली को जाम कर देगा, ब्लड को बहने ही नहीं देगा, नली को पतला कर देगा। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा तेल वाला चीज नहीं खाना चाहिए, समझे कि नहीं? और उससे क्या चीज की प्राप्ति होती है? वसा। सर एकदम नहीं खाए तो भैया खाना तो है, नहीं खाइएगा तो फैट आएगा कैसे? अब फैट नहीं आएगा तो सुंदर लगेगा कैसे? है कि नहीं? शरीर को मजबूत बनाता है फैट। अब मान लीजिए कि एक सिलेंडर के आदमी है, वो एक फट मार देगा तो हड्डिया बजा के क्रैक से लगेगा, भैया टूट गई हड्डिया, है कि नहीं? सुबह के 2 फट दियो देगा तो भाई बुलफुल शरीर है, कोई बात नहीं, है कि नहीं? रौनका के 2 फट दियो देगा तो क्या हो जाएगा एकरा, है कि नहीं? तो सब मैंने सुरक्षा भी करता है, वसा सुरक्षा करता है। तो याद रखिएगा, वसा कहां से मिलेगा? देखिए, तो सरसों का तेल खाए हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जोर से बोलिए, खाते हैं। मूंगफली से भी तेल की प्राप्ति होती है। किससे तेल की प्राप्ति होती है? मूंगफली से भी। सूर्यमुखी से भी होती है। सोयाबीन से भी होता है कि नहीं होता है? सोयाबीन से। तीसी वगैरह सब खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तीसी वगैरह सब जो तेल लेते हैं वो भी है। तिल से भी हम लोग तेल निकालते हैं। तो ये सब सारे चीज अगर खाते हैं तो उनसे क्या चीज मिलता है आपको? वसा। उनसे क्या चीज की प्राप्ति होती है? वसा। घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो उन सबों से क्या चीज की प्राप्ति होती है? वसा। क्या चीज की प्राप्ति होती है? वसा। इन्हें कैसी फसल कही जाती है? तो इन्हें कहा जाता है तेलहन फसल। कैसा फसल कहा जाता है? तेलहन फसल। तो इन्हें तेलहन फसल कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है? तेलहन फसल। तो ये तो आप मोटा मोटी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषक तत्वों के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं, हो गया कि नहीं हो गया? पोषक तत्वों के आधार पर फसल कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, वसा प्रदान करने वाली फसल। सब का हम यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको विस्तार से हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। अब देख लीजिए, जहां पे अगर विटामिन और खनिज लवणों की प्राप्ति की बात है तो जरा सा इसको समझिए। देखिए, अगर आपको विटामिन की चर्चा करनी है या खनिज की प्राप्ति या खनिज के बारे में, या नहीं, और खनिज के बारे में अगर जानकारी लेना है कि भैया विटामिन और जो खनिज है, तो ये विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति कैसे होती है? खनिज लवणों की प्राप्ति कैसे होती है? लवणों की प्राप्ति कैसे होगी? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तो हम समझ गए, लेकिन खनिज, लवण और विटामिन कहां से प्राप्त होगा जरा सा बताइए। तो देखिए, आप जो सब्जी खाते हैं, क्या खाते हैं? सब्जी। जिस तरह का भी सब्जी है, सब्जियों और फलों से, सब्जियों और फलों से आपको विटामिन और खनिज की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, क्या क्या चीज की प्राप्ति होती है? तो आपको अगर है ना, जैसे मान के चलिए कि आप पालक खाते हैं तो विटामिन ए की प्राप्ति होती है। कीवी फल खाते हैं, अनार खाते हैं, है ना, आम खाते हैं, विटामिन से। आप अमरूद खाते हैं, इमली खाते हैं, है ना, आप जितना तरह के फल है उस सबको खाते हैं, जितना तरह के सब्जी है उन सबको खाते हैं, तो आपके शरीर में हर तरह का विटामिन और हर तरह का खनिज लवण आपको पहुंच जाएगा, आपके शरीर को मिल जाएगा। इसलिए सिर्फ दाल भात सिर्फ खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि साग सब्जी भी उतना ही खाना है। साग सब्जी खाने वाले बच्चे का माइंड कम जो नहीं खाता है, वैसे लोग जो सब्जी नहीं खाते हैं, है ना, जैसे आप लोग जो है ना नहीं खाते हैं, जो है ना, जैसे कटहल नहीं खाते हैं आप, सोयाबीन नहीं, क्या बोलते हैं, हरा सब्जी में
कद्दू नहीं खा रहे हैं, गोभी नहीं खा रहे हैं, तो आप अपने शरीर से विटामिन को बाहर कर रहे हैं, समझे कि नहीं। और विटामिन से क्या होता है, जैसे अगर आप पालक नहीं खाते हो तो आपको आंख से दिखाई देना कम हो जाएगा, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। आप फल का सेवन नहीं करते हैं, आपका मसूड़ा खराब हो जाएगा, समझे कि नहीं। आपको बीमारियां हो जाएंगी, विटामिन बी नहीं मिलेगा तो त्वचा में बीमारी हो जाएगी, है ना। शरीर में चमकदारी नहीं रहेगी, शरीर आपका चमकेगा नहीं, चेहरा आपका खराब हो जाएगा, समझे कि नहीं। चेहरा में दाग हो जाएगा, काला काला इस टाइप का दाग हो जाएगा। तो इन सभी से चीजों से बचने के लिए आपको विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, तो आपको सब्जियां भी खाना है और फल भी पर्याप्त मात्रा में खाना है, समझे कि नहीं समझे। अब देख लीजिए, जानवरों के चारे के लिए कौन कौन से चीजों की जरूरत है, कौन कौन से इन सभी चीजों की जरूरत है जानवरों के चारे के लिए, चारे की प्राप्ति के लिए, जानवरों के चारे की प्राप्ति के लिए। तो भैया देख लीजिए, जानवरों के चारे के तौर पर हम लोग क्या खिलाते हैं, तो जानवरों को हम लोग खिलाते हैं बरसीम घास। कौन सा घास खिलाते हैं, बरसीम, या उसको हम लोग खिलाते हैं जैसे आपका फील्ड वगैरह में जो घास पात उग जाता है वो भी खिलाते हैं, तो घास वगैरह खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं उसको, घास। और क्या खिलाते हैं, तो सूडान, क्या खिलाते हैं, सूडान। और क्या खिलाते हैं, तो जई, क्या खिलाते हैं, है ना, गेहूं जौ कहते हैं ना जिसको, तो वो जई जो है किसके चारे के लिए होता है, किसका भोजन के लिए होता है, तो जानवरों के भोजन के लिए। इसको हम लोग रुक्षांश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुक्षांश भी बोलते हैं, समझे कि नहीं। और कुछ फसल होता है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं रेशेदार फसल, रेशेदार, जिसमें से रेशा निकलता है। रेशा निकलेगा भैया तभी कपड़ा बनेगा, तभी क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, तभी बोरा बनेगा, तभी आपका चटाई बनेगा। तो वैसे भी फसल हैं जिनसे रेशे की प्राप्ति होती है, जिनसे क्या प्राप्ति होती है, रेशा की। वे सब कौन कौन से फसल है, तो आप देख लीजिए, जूट, कपास, ये सबसे रेशा प्राप्ति होती है कि नहीं होती है, रेशा की प्राप्ति, जोर से बोलिए। तो इन सभी से क्या चीज मिलता है, इन सभी से रेशे की प्राप्ति होती है। क्या चीज की प्राप्ति होती है, रेशे की प्राप्ति होती है। इन सभी से क्या चीज की प्राप्ति होती है, रेशे की प्राप्ति होती है। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इन सभी से हम लोगों को रेशे की प्राप्ति होती है। अब देख लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के प्रकार, लेकिन बहुत सारे फसल ऐसे हैं जो मौसम पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, मौसम पर। कोई होगा तो ज्यादा पानी खोजेगा तो बरसात के दिनों में लगाया जाता है। कुछ फसल ऐसा होता है जिसको न ज्यादा ठंडा चाहिए न ज्यादा गर्मी चाहिए, इतनी बंद करके चले आओ, न ज्यादा ठंडा चाहिए न ज्यादा उसको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। कुछ ऐसे फसल होते हैं जो एकदम गर्मी के दिन में भी लगाए जाते हैं। तो भैया हम लोग अगर मौसम, जाड़ा गर्मी मौसम, कुछ फसल ऐसा है जो एकदम ठंडा में लगाया जाता है, तो फसल भी मौसम पर आधारित है कि नहीं है। आप समझ रहे जो बोल रहे हैं हमसे, फसल किस पर आधारित है, मौसम पर भी आधारित है। कुछ फसल गर्मी में, कुछ फसल ठंडा में, कुछ फसल बरसात में, कुछ फसल न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्मी में। यानी कि फसल का भी जो है, फसलें भी मौसम पर आधारित हैं। तो इस आधार पर हम लोग अब फसल पढ़ेंगे मौसम के आधार पर, तो उसको बोलते हैं फसल मौसम। क्या बोलते हैं, फसल मौसम। अब फसल मौसम को समझिए, फसल मौसम को भी ध्यान से समझिए, मजा ले लेके पढ़िए, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो फसल मौसम क्या है, तो देखिए फसल मौसम का मतलब क्या हो गया। देखिए पेड़ पौधों को या फसलों को, ध्यान समझिएगा, फसलों को है ना समुचित वृद्धि और विकास के लिए, आपकी फसलें बढ़िया से बढ़े, बढ़िया से विकास करे, बढ़िया से बढ़े या बढ़िया से विकास करे, इसके लिए उस फसलों को निश्चित तापमान चाहिए। क्या चाहिए, निश्चित तापमान, निश्चित
आर्द्रता, निश्चित का मतलब होता है कि फिक्स्ड टेम्परेचर इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आर्द्रता चाहिए, वर्षा चाहिए, तब न फसल। अगर मान के चलिए कि धान के फसल को ठंडा में बो दीजिएगा तो फसल होगा? गर्मी में अभी रोपिएगा गेहूं तो गेहूं होगा? बरसात के दिन में गेहूं रोपिएगा तो होगा कहीं नो? क्योंकि गेहूं को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है और धान को रोज पानी की जरूरत होती है, इसीलिए धान को बरसात में लगाते हैं और गेहूं को ठंडा के मौसम में लगाते हैं, क्योंकि ठंडा में बरसात नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा इस चीज को। फसल मौसम किसको कहेंगे? तो पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए, पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, समझ में आ रहा है बात? पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए, विकास के लिए एक निश्चित क्या चीज की जरूरत होती है? तापमान की, एक निश्चित आर्द्रता की, वर्षा की जरूरत होती है कि नहीं होती है? जोर से बोलिए। वर्षा की जरूरत होती है, वर्षा की जरूरत होती है। आ गया समझ में? कुछ पौधे को ज्यादा पानी चाहिए, कुछ पौधों को ज्यादा पानी, समझ में आ रहा है बात? कुछ पौधों को क्या चाहिए? ज्यादा पानी, कुछ पौधों को कम पानी, कुछ को ज्यादा ठंडा तो कुछ को ज्यादा गर्मी। समझ में आ रही है बात? कुछ को ज्यादा गर्मी ईटीसी कर देते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना फसलों को? तो अब इस आधार पर अगर हम लोग देखें, जैसे फसल मिट्टी पर भी आधारित होता है, पढ़ाएंगे हम। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल उपजते हैं, समझे कि नहीं? तो फसल पूरा क्रियान्वयन को पढ़ाएंगे, पूरा सारा चीज को बताएंगे हम, चिंता मत कीजिए। तो अगर हम इस आधार पर बात करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मौसम के आधार पर जो फसल होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वैसा फसल जो जाड़ा में जो बरसात में उगाया जाता है, वैसा फसल जो ठंडा में उगाया जाता है, वैसा फसल जो अभी गर्मी में उगाया जाता है। तो 3 प्रकार के हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर हम लोग मौसम के आधार पर देखें तो ध्यान समझिएगा, मौसम के आधार पर है ना, कितना प्रकार का फसल होता है? 3 प्रकार की मुख्य फसलें होती हैं। 3 प्रकार की मुख्य फसलें होती हैं, मुख्य फसलें होती हैं। क्लियर हो गया? 3 प्रकार की होती है। मौसम के आधार पर 3 प्रकार की मुख्य फसलें होती हैं। कितना प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सा फसल 3 प्रकार में आ जाएगा? तो पहला खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल। अब सर खरीफ फसल क्या होता है? तो आप जान लीजिएगा, पूरा बढ़िया से किसान बनिए, है ना। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल किसको कहेंगे? जैसे देखिए, जिस फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, जिस फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल। तो लिख देते हैं, जिस फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल कहते हैं। अच्छा, वर्षा ऋतु में लगाने का क्या मकसद हुआ?
कि इन लोगों को पानी बहुत ज्यादा चाहिए। इन लोगों को पानी क्या चाहिए? बहुत ज्यादा। वर्षा मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसे फसलों को पानी ज्यादा चाहिए। पानी क्या होना चाहिए? ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है बात? ऐसे फसलों को पानी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्लियर हो गया? ऐसे फसलों को पानी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। समझ में आ रही है बात ना? अब देख लीजिए, ऐसे फसलों की बुआई कब की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी बुआई कब की जाएगी। बुआई समझ रहे हैं ना, कि कब धरती में बोया जाएगा, है ना? बुआई कब करेंगे? तो ऐसे पौधे का बुआई होता है जून में, कहीं कहीं हो जाता है, या जुलाई में भी बहुत लोग करते हैं, जून जुलाई मौसम में। क्योंकि जुलाई में और जून में, जून के अंतिम सप्ताह में, और जुलाई तो पूरा जुलाई में बरसात होता है कि नहीं होता है? तो जून जुलाई में इसकी क्या कर ली जाती है? बुआई कर ली जाती है। इसकी कटाई कब की जाती है? तो ये फसलें काटी जाती है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। कब काटी जाती हैं? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से लेकर के कब तक? दिसंबर तक। समझ में आ गई बात? अक्टूबर से लेकर के कब तक? दिसंबर तक। तो ऐसे फसल हैं कौन कौन जिनको आप खरीफ फसल कहेंगे? तो देखिए, ऐसे भी कहावत है, धान पान रोज स्नान, है ना? क्या कहते हैं? धान पान, देहात में कहावत है, धान पान रोज स्नान। यानी कि धान की जब खेती आप कीजिएगा तो उसको रोज पानी चाहिए। धान की फसल को पानी रोज चाहिए। समझे कि नहीं? तो वैसे कौन कौन सी फसल है जिसको रोज पानी चाहिए या ज्यादा पानी चाहिए? तो देखिए ध्यान से, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया। समझ में आ रही है बात? धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली का पौधा हो गया। ये सब जो है इनको प्रतिदिन चाहिए। या कपास हो गया, या क्या हो गया? कपास हो गया। इन सभी को पानी ज्यादा चाहिए। अगर इनकी आप फसल लगाए हुए हैं तो इनको, कहां चला गया? अगर आप फसल इन लोगों का लगाए हुए हैं तो इनको पानी क्या चाहिए? रोज चाहिए। इनको रोज का मतलब क्या है? कि ज्यादा पानी चाहिए, है कि नहीं? इनको पानी क्या चाहिए? ज्यादा। और ये सब जो फसल होते हैं कब लगाए जाते हैं? बढ़िया समझो, ये सब फसल कब लगाए जाते हैं? तो वर्षा के दिनों में। कब लगाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। तो इनको कौन सा फसल कहेंगे? खरीफ फसल। इनको कौन सा फसल कहेंगे? खरीफ फसल। तो आपसे पूछा जाएगा कि धान कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। मक्का कैसी फसल है? खरीफ फसल है। सोयाबीन, मूंगफली और कपास कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है। खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो जिनकी बुआई जून से जुलाई में हो जाए और कटाई अक्टूबर से दिसंबर में हो जाए, वैसे फसल को ही हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कहीं से कोई दिक्कत? अब देख लेते हैं हम लोग जरा सा। ये पहला हो गया खरीफ फसल। मौसम के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं 3 प्रकार की फसल, जिसमें हम लोगों ने क्लियर कर लिया किसके बारे में? खरीफ फसल के बारे में क्लियर कर लिया। दूसरी बात पढ़ेंगे हम लोग रबी फसल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रबी फसल। अब हम लोग दूसरा देखेंगे रबी फसल। अब हम लोग क्या देख लेंगे? रबी फसल। रबी फसल किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। शीत ऋतु में, शीत माने ठंडा के मौसम में, ठीक है ना? शीत माने क्या होता है? ठंडा। तो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को, शीत ऋतु में बोई जाने वाली, है ना, बोई जाने वाली फसल को, बोई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रबी फसल कहते हैं। वैसा फसल जो कब लगाया जाता है? शीत ऋतु में, ठंडा के मौसम में, जिनको हम लोग लगाते हैं। जिन पौधों को हम लोग ठंडा मौसम में लगाते हैं उनको कहा जाता है रबी फसल। तो क्या कहा जाता है? रबी फसल।
तो इस हिसाब से इसकी बुआई कब हो जाएगी? तो देखिए जब वो कटते रहेगा तो इसकी बुआई होते रहेगी, है कि नहीं? यानी कि इसकी बुआई शुरू हो जाती है अक्टूबर माह में। कब हो जाती है? अक्टूबर में। अक्टूबर कब हो जाती है बुआई इसकी? अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में हो जाती है। अक्टूबर में कब हो जाती है? अक्टूबर में। कोई कोई नवंबर में भी लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर कर देते हैं। अक्टूबर नवंबर माह में कोई दिक्कत भाई? अक्टूबर नवंबर माह में। इसकी कटाई कब करेंगे भाई? तो अगर कटाई का सवाल है मेरे भाई, तो इसकी कटाई जो होती है वह करीब करीब मार्च अप्रैल महीने में हो जाती है। मार्च महीना में ज्यादा, मार्च या कोई कोई अप्रैल में, मार्च अप्रैल में माह में, समझे कि नहीं? तो जिस फसल को बुआई अक्टूबर से नवंबर में हो और कटाई मार्च से अप्रैल में हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल, है कि नहीं? अभी देख रहे होंगे तो अभी गेहूं कट रहा होगा, चना कट रहा होगा, सरसों कट रहा होगा, है ना, और फसलें कट रहा होगा, है ना, मटर वगैरह भी कट रहा होगा, चना वगैरह भी कट रहा होगा। तो ये सब के सब रबी फसल में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? रबी फसल में आ जाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? तो इसको क्या कहते हैं? रबी फसल। एग्जाम्पल के तौर पर सर कौन कौन फसल आएगा? तो अभी तो बताए कि अभी गेहूं कट रहा होगा, चना कट रहा होगा, मटर कट रहा होगा, खेसारी कट रहा होगा। कट रहा होगा कि नहीं कट रहा होगा? जोर से बोलिए ना। सरसों अभी कट रहा होगा, आलू भी इतना निकल जाता है। क्या निकल जाता है? आलू। तो आलू ये सब जो निकल जाता है वो सब, तो ये सब के सब कैसी फसलों में आएंगे? तो ये सब के सब रबी फसल में आएंगे। अब बैटरी हो गया है समाप्त। अब कोशिश जैसे ही मोबाइल बंद होगा हम अपना पढ़ाई बंद करेंगे। आई मोबाइल चालू तो हम भी चालू, समझे कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? रबी फसल। तो आपसे पूछा जाए कि रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। समझ में आ रहा है भैया? मजा आ रहा है? अब पढ़ लेते हैं ग्रीष्म फसल। क्या पढ़ लेते हैं? ग्रीष्म फसल। अब तीसरा है क्या चीज? इसका नाम है क्या चीज? ग्रीष्म फसल। तो ध्यान से देख लीजिए। ग्रीष्म ने एकदम गर्मी में जो लगाया जाता है, अभी के समय में एकदम अभी गर्मी है कि नहीं है, तो उसको ये लगाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को, लगाई जाने वाली फसल को मेरे भाई, फसल को कौन सा फसल कहते हैं? ग्रीष्म फसल कहते हैं। ग्रीष्म फसल कहते हैं। क्लियर हो रहा है? क्या कहते हैं उसको? ग्रीष्म फसल कहते हैं। उसको हम लोग कौन सा फसल कहते हैं? ग्रीष्म फसल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीष्म फसल। तो ग्रीष्म फसल और समझिए, इसका जो है सब बुआई कब किया जाएगा? अगर हम बुआई इसका देखें तो इसकी बुआई कब की जाती है? तो ग्रीष्म जो फसल है इसकी बुआई की जाती है मार्च महीना में लगा देता है लोग। मार्च से लेकर के जून तक लगा देता है, इतनी बेरा तक। अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई में भी लगाता है लोग, जूनों में लगाता है, समझे कि नहीं? मार्च से लेकर के कब तक? जून तक। कब तक? जून तक। मार्च से लेकर के जून तक बुआई होता है। और कटाई कब किया जाता है? अगस्त में। कटाई कब किया जाएगा? अगस्त में, है ना। कटाई कब करेंगे इसको हम लोग? अगस्त में। कभी कभी सितंबर घुस जाता है ना, अगस्त सितंबर तक घुस जाएगा, है ना। तो ऐसे फसलों को हम लोग कहेंगे एकदम ग्रीष्म में, एकदम गर्मी वाला फसल कहेंगे, है कि नहीं? क्या कहेंगे इसको? ग्रीष्म फसल। क्या कहेंगे इसको? ग्रीष्म फसल कहेंगे। देखिए तो बहुत जगहों पर, ऐसे तो बिहार में हम लोगों के यहाँ खास तौर पर ज्यादातर हम लोग चावल की खेती कब करते हैं? बरसात के दिनों में। लेकिन बहुत जगहों पर ना दो बार खेती करता है। मार्च महीना में लगा देगा एक बार चावल, मार्च काट लेगा उधर, है ना, अगस्त से पहले ही काट लेता है, और उसके बाद फिर से बरसातों में लगा देगा, समझे कि नहीं? तो धान भी
गर्मी के दिन में उगाए जाते हैं, है ना। स्थिति ये होना चाहिए कि भैया थोड़ा सा इनका जो है पानी पर ज्यादातर ध्यान देना है, गर्मी में लगाइए और पानी पर्याप्त रखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका ये धान क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका, समझे कि नहीं। तो आपका क्या हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, इसमें क्या हो गया, आलू, क्या हो गया, आलू। कुछ दलहनी फसल भी, जैसे मूंग वगैरह इस समय बोया जाता है, समझे कि नहीं। दलहनी फसल जिसे दाल निकलता हो, दलहनी फसल, ये सब भी क्या होते हैं, इसमें आ जाएंगे, किसमें, ग्रीष्म वाला में। किसमें आ जाएंगे, ग्रीष्म वाला में। और बहुत सारे सब्जी भी यहाँ पे उगाए जाते हैं, सब्जी भी उगेगा अभी, अब बरसात में यही सब्जियां फर करके मिलेगा आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्जी वगैरह भी। तो ये है, इन सभी फसलों को क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, जायद फसल। इनको क्या कहते हैं, जायद फसल। इनको क्या कहा जाता है, जायद फसल। आ गया समझ में। तो ये आप लोगों ने पढ़ा मौसम के आधार पर कितना प्रकार के फसल, 3 प्रकार के फसल। उसके बाद उसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो पोषक तत्वों के आधार पर 3 प्रकार के फसल, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला, वसा प्रदान करने वाला, प्रोटीन प्रदान करने वाला फसल। अब चूंकि बैटरी समाप्त हो गया, क्या हो गया, बैटरी समाप्त हो गया, है ना। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे फसल जो है, फसलों पर, फसलों के उत्पादन पर आधारित कृषि पढ़ाएंगे, कृषि पत्तियां। अब आपको कैसे खेती करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा फसल निकालना है मिट्टी से, तो फसलों को उत्पादन करने के लिए हमको क्या क्या चीज की तैयारी कर लेना है, हम उसको पढ़ लेंगे। जैसे फसल आप देखिएगा, हम लोग सब तो किसाने के बच्चा हैं, आप देखिएगा कि जैसे ही आपको धान बोना रहता है तो क्या करते हैं, पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, पहले कोड़ते हैं मिट्टी को, फिर हेंगा देते हैं, फिर उसके बाद बुआई करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो उसको जो है से सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद क्या करते हैं, खाद डालते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, तो उसमें फिर है ना बहुत सारा खरपतवार निकालते हैं, फिर फसल का कटाई करते हैं, फिर भंडारण करते हैं। तो ये सब सारे चीजों को पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोगों का होगा जंतुओं से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, वो लास्ट टॉपिक में है। तो अभी तो चलेगा क्लास, अभी तो हम लोग फसल उत्पादन की आधारभूत कृषि पत्तियों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, है कि नहीं। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास, अच्छा लगा। 8वां क्लास का भी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। अब बैटरी समाप्त हो गया मेरे भाई, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, यानी कि कल के क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।